नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नेपाल में हिंसा, आर्मी चीफ सुर्खियों में, क्या संभालेंगे सत्ता की बागडोर। पीएम मोदी ने हिमाचल में किया हवाई सर्वेक्षण, किए कई बड़े ऐलान। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन बने देश के नए उपराष्ट्रपति। 452। दिल्ली में सचिवालय और मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। और ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज घटना, हॉस्टल में छात्रों ने एक दूसरे को मारी गोली। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को करारी शिकस्त दी है। कुल 781 सांसदों में से 767 ने वोट डाले, जो 58% से ज्यादा मतदान है। इसमें राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोटों पर संतोष करना पड़ा। चुनाव के बाद भाजपा ने दावा किया है कि विपक्षी खेमे में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। इस जीत के साथ ही सीपी राधाकृष्णन देश के 17वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सोमवार को आयोजित उपराष्ट्रपति चुनाव में जबरदस्त मतदान हुआ। कुल 768 सांसदों में से दोपहर 3 बजे तक 762 सांसदों ने वोट डाल दिए हैं। इस चुनाव में एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी मैदान में हैं। मतदान संसद भवन में सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक चला। इसके बाद शाम 6 बजे से मतगणना शुरू हुई। में लोकतंत्र और आजादी के नाम पर छिड़ा सबसे बड़ा जन आंदोलन राजधानी काठमांडू सुलग उठा। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ निकाला युवाओं का मोर्चा धीरे धीरे उग्र हो गया। हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन का घेराव कर लिया, पुलिस बैरिकेड तोड़े और जमकर पथराव किया। हालात काबू से बाहर होते देख सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन भीड़ काबू नहीं आई। देखते ही देखते संसद भवन के पास आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 500 युवा घायल हो गए हैं। राजधानी काठमांडू के अलावा पोखरा, रूपंदेही और सुनसरी जैसे जिलों में भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर केवल सरकार की नीतियां ही नहीं थी, बल्कि नेता भी आ गए। गुस्साए युवाओं ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और वित्त मंत्री पर हमला कर दिया। दोनों को किसी तरह सुरक्षा बलों ने बचाया। सोशल मीडिया बैन और लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केपी शर्मा ओली सरकार ने आखिरकार घुटने टेक दिए। प्रधानमंत्री ओली ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। अब मौजूदा मंत्रिमंडल की कार्यवाहक सरकार की जिम्मेदारी संभालेगा, जब तक नई राजनीतिक तस्वीर साफ नहीं हो जाती। नेपाल की सियासत इस वक्त एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में है। सवाल ये है कि ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल किस करवट लेगा? क्या वहां स्थिर सरकार बनेगी या फिर सड़कों पर उतर चुके युवाओं का गुस्सा नई चुनौतियां खड़ी करेगा? नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि हालात स्थिर होने तक नेपाल की यात्रा से बचें। जो भारतीय नागरिक वर्तमान में नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने घरों या निवास स्थानों पर ही रहें। सड़कों पर निकलने से परहेज करें और पूरी सावधानी बरतें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक नेपाल के अधिकारियों को काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हिंसक प्रदर्शनों और कर्फ्यू के बीच भारत ने नेपाल जाने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया है। एयर इंडिया, इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने काठमांडू आने जाने वाली सेवाओं को स्थगित कर दिया है। नेपाल के काठमांडू और 7 बड़े शहरों में हालात बिगड़ चुके हैं। संसद भवन को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया और राजधानी समेत कई हिस्सों में कर्फ्यू लागू है। ऐसे में भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है।
नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और सत्ता संकट गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं जारी हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति पौडेल ने निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। कई मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं और देश में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। ऐसे माहौल में अब सबकी नजरें नेपाली सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल पर टिकी हुई हैं। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अगर सत्ता संघर्ष और अशांति और बढ़ती है तो देश की अस्थायी बागडोर सेना प्रमुख को सौंप दी जा सकती है। प्रभावी नेतृत्व और राजनीतिक सोच की वजह से जनरल सिंहदेल इस समय नेपाल की सबसे अहम शख्सियत बन गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रहे मतदान के बीच सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प किस्सा चर्चा में है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वोटिंग का वीडियो शेयर किया। इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर को टैग करते हुए लिखा, शशि थरूर साड़ी में शशि थरूर के साथ। दरअसल ये मजेदार जिक्र पिछले महीने के एक पॉडकास्ट से जुड़ा है, जहां पत्रकार स्मिता प्रकाश ने प्रियंका की तुलना शशि थरूर से करते हुए कहा था कि आप तो साड़ी में शशि थरूर हैं। उस वक्त प्रियंका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा ये तारीफ है या कंफ्यूजन। अब इसी संवाद को उन्होंने वोटिंग वीडियो के कैप्शन में इस्तेमाल कर हल्के फुल्के अंदाज में सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो खूब वायरल हो रहा है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात बेहद खतरनाक हो चुके हैं। नदी का पानी खतरे के निशान से करीब 1.65 मीटर ऊपर बह रहा है। परिक्रमा मार्ग, वीआईपी रोड और आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता 4 से 5 फीट पानी में डूब चुका है। लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर बढ़ रहे हैं। वृंदावन का पर्यटन थाना भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। खेत खलियान और मंदिर तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि यहां आए पर्यटक भी मुसीबत में हैं। प्रशासन और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है। इसी बीच यमुना के इस रौद्र रूप का जायजा लेने के लिए प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज खुद बाहर निकले। वे स्टीमर पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से गुजरे और लोगों से मुलाकात की। महाराज ने भरोसा दिलाया कि ये संकट जल्दी टलेगा और सब कुछ सामान्य होगा। फिलहाल यमुना के उफान से पूरे ब्रिज क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी और कुल्लू का हवाई सर्वेक्षण कर नुकसान का जायजा लिया। आपदा प्रभावित राज्यों के लिए 1500 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान भी किया। केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और किसान सम्मान निधि की किश्त को भी अग्रिम रूप से जारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन लोगों के घर बाढ़ और भूस्खलन में तबाह हुए हैं, उनका पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों और स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी मदद दी जाएगी। सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए विशेष राहत पैकेज की भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल की इस आपदा घड़ी में मजबूती से उसके साथ खड़ी है और राज्य को जल्द पटरी पर लाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
ग्रेटर नोएडा से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। नॉलेज पार्क इलाके के एक निजी कॉलेज के हॉस्टल में दो छात्रों के बीच आपसी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। दोनों छात्रों ने एक दूसरे को गोली मार दी। इस गोलीबारी में एमबीए छात्र दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीजीडीएम छात्र देवांश चौहान गंभीर रूप से घायल हैं। हॉस्टल का कमरा अंदर से बंद था और कमरे से कराहने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड और हॉस्टल वार्डन ने बालकनी का शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मौके से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किए हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का पूरी तरह से निरीक्षण किया है। ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क इलाका छात्रों का गढ़ माना जाता है और यहाँ छात्राओं और छात्रों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जुलाई 2025 में शारदा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या की थी, जो काफी चर्चा में रही थी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और विशेषज्ञ बार-बार पुलिस से इलाके में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ये घटना न सिर्फ इलाके में डर पैदा कर रही है, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों में भी भारी चिंता का कारण बनी हुई है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। दिल्ली में एक बार फिर से दहशत फैलाने वाली खबर आ रही है। राजधानी के मुख्यमंत्री सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी भरे ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। दिल्ली के सीएम सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने का धमकी भरा ईमेल मिला। धमकियां आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ईमेल में दोनों जगहों पर संभावित विस्फोट का जिक्र था, जिसके तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। आनन फानन में डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों को तैनात किया गया। सीएम सचिवालय और एमएएमसी में भी चेकिंग की गई। जिला आपदा प्रबंधन, यातायात पुलिस और स्पेशल ब्रांच को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जगह सख्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया है कि धमकी के बारे में एक अलग कॉल भी आया था। एहतियातन कई फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। डीएफएस के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए तुरंत रिस्पांस टीम डिप्लॉय की गई। पुलिस का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी जांच की निगरानी कर रहे हैं। एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ मौके पर हैं। एमएएमसी में भी यातायात अधिकारी सुपरविजन कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना जरूरी है। ये धमकी हाल ही स्कूलों को मिली फर्जी थ्रेट्स के बाद आई है। मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को नाकाम करने की पुरजोर कोशिश में हैं। बिहार में बीपीएससी TRI 4 को लेकर बवाल मचा हुआ है। पटना की सड़कों पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन 1.20 लाख पदों के साथ जारी किया गया, लेकिन जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब तक 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और TRI 4 के जरिए 26,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि विशेष शिक्षकों की भर्ती पर भी काम चल रहा है। वहीं अभ्यर्थियों का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि पहले जहां 1,20,000 सीटों का वादा किया गया था, वहीं अब सीटों की संख्या घटाकर महज 27,000 कर दी गई है। इसके साथ ही STET अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। यही वजह है कि आज पटना में अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।